अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कुछ नहीं प्लीज़, कुछ नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ। पापा कहते थे कि वो एक खुदगर्ज इंसान है, उस पर भरोसा करना गलत है। मगर मैंने कहा था पापा आप खुदगर्ज हैं, वो नहीं, और मुझे मर जाना चाहिए। सब एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। प्रोफेसर गौरी ने कहा, तुम हमारे बारे में क्या जानती हो? मैंने अंदाज़ा लगा लिया है, आप लोग गारसा की पार्टी के लोग नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, आप मुझे यहीं छोड़ दें प्लीज़, आप लोग मुझे यहीं छोड़ दें। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? कर्नल फेरोज ने कहा। हलीना, हलीना ग्राहम। सुनो हलीना, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें छोड़ दें? तुम जो कुछ भी हो इंसान हो, हम तो तुम्हें वापस ले जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे जख्मों की वजह से ऐसा ना कर सके। तुम्हारी हालत बेहतर हो जाए तो मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। अगर तुम वापस जाना चाहोगी तो तुम्हारी मदद की जाएगी, और अगर गारसा के पास जाना चाहो तो तुम्हें उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मार्टलर के साथ आई थी। मार्टलर कौन है? एक खुदगर्ज और बेगैरत इंसान। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सभी की जहनों में तजस्सुस था। वो लड़की से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, गारसा के बारे में, उसके साथियों के बारे में, उस शख्स के बारे में, किसी जानवर ने जिसे हलाक कर दिया था। बहुत से सवालात थे उनके जहन में जिनका जवाब उस लड़की से मिल सकता था। लेकिन इतनी गुफ्तगू करने के बाद उसके चेहरे पर नकाहत टपकने लगी और आवाज़ में कमज़ोरी महसूस होने लगी। चुनाचा उसे मज़ीद गुफ्तगू का फैसला मुलतवी कर दिया गया। जहन के आखिरी गोशों में ये एहसास भी था कि हो सकता है लड़की जानवर ना हो सके। गारसा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ कोई भी वैसी सिफत और खुदगर्ज नहीं था, ना ही किसी खजाने की तलाश में जा रहा था जिसकी वजह से उनके दिल में मक्कारी हो। इंसानी हमदर्दी को अव्वलियत दी गई, और यही वजह थी कि हलीना के साथ ये तमाम लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आए। चुनाचा उसकी इस कैफियत के पेशे निगाह उससे मजीद सवालात का सिलसिला मुंतकी कर दिया गया। कंदील चौका खास तौर पर लड़की की जानब मतवज्जा नजर आ रही थी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि उस पूरे ग्रोह में पहली बार एक लड़की का इजाफा हुआ। इसलिए कंदील की फरमाइश पर हलीना को कंदील की छूलदारी में पहुंचा दिया गया। यहाँ क़याम के सिलसिले में चौंका ये तय किया गया कि इस जगह काफ़ी वक्त गुजारा जाएगा, बशर्ते कोई ख़ास हादसा पेश ना आए। चुनाचा तमाम ही लोग ज़रा तवील क़याम के लिए तैयारी कर रहे थे। सिकंदर शिकार के लिए बेचैन था, लेकिन अब तक उन्होंने एक ख़ास तरीक़ेकार रखा था, यानी अगर किसी का कहीं फासले पर जाना हो तो सिकंदर या राड देव में से एक आदमी दूसरे लोगों के पास ज़रूर रहता, ताकि एक शिकारी की हैसियत से वो जंगल के मामलात पर निगाह रखे और किसी वो तरह वो ख़तरे से निमटने के लिए माकूल हदायत दे सके। ये तरकीब आज तक कारगर रही और वो किसी ख़तरनाक हादसे से बचे हुए थे। सिकंदर की बेचैनी देखकर राजदेव ने हंसते हुए उसे इजाज़त दे दी और कहा कि वो आज शिकार का गोश्त खिलाए। सिकंदर खुश हो गया। यूं तो उन लोगों में तमाम ही लोग सैरो शिकार के रसिया थे। उन जंगलों में आमद का मकसद भी यही सब कुछ था, सवाए कंदील के मसले के, लेकिन एतदाल से काम लिया जा रहा था। जहाँ तक गज़ाल का ताल्लुक था, अब तक वो एक आम साथी की हैसियत से सफ़र कर रहा था। हालांकि ना जाने उसके जहन में क्या क्या होगा, लेकिन कंदील की कुर्बत उसे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज थी। चुनाचा शिकार के लिए जिन लोगों का इंतखाब हुआ वो सिकंदर
भरतचंद्र और सरातू थे। बाकी लोगों ने बखुशी उन्हें जाने की इजाजत दे दी। कर्नल फिरोज ने जिम्मेदारी ली थी कि वो पूरी तरह एहतियात के साथ कैंप की निगरानी करेंगे। राजदेव और गजाल वगैरह भी मुस्तैद थे। प्रोफेसर गौरी ने भी हंसते हुए अपनी खदमात पेश की और कहा, भाई मैं जानता हूं कि तुम लोगों के दरमियान मैं एक बूढ़े बैल की हैसियत रखता हूं, लेकिन इत्मीनान रखो, इस बूढ़े बैल के सींग भी जरूरत पड़ने पर बहुत तेज साबित होंगे। सरातू, राव और भरतचंद्र घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। तीनों ने राइफलें संभाली हुई थी और उन्होंने जनूबी इलाके का रुख किया, जहां जंगलों के आसार दूर से नजर आ रहे थे। गो फासला काफी था और मैदानी हिस्सा अबूर करते हुए उन्हें बहुत देर लगी, लेकिन जंगलों में दाखिल हुए तो राव की बाँछें खुशी से खिल गई। भरपूर जंगल था, हर किस्म के लवाजमात से आरास्ता, और खास बात यह थी कि एक छोटा सा बरसाती नाला उधर से गुजरता था जो इस वक्त खुश्क पड़ा हुआ था, लेकिन बरसात में उससे बहकर दूसरी सिमत जाने वाला पानी का एक वसीओ अरीज गड़े में जमा हो गया था और उसकी कैफियत एक झील की सी हो गई थी। गो कि यह पानी गहरा सब्ज और काई ज़दा था, लेकिन बहरहाल ऐसे जंगलों में पानी की मौजूदगी ही बड़ी बात होती है। उसके अतराफ में शिकार का मिल जाना यकीनी होता है। जंगल में दाखिल होने के बाद उन लोगों ने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी। इंसानी कदमों से पाक इलाका था और ये महसूस होता था जैसे यहाँ कभी इंसानी कदम ना पहुँचे होंगे। जानवरों का भरपूर राज था। बेशुमार सूखे हुए ढांचे जो मुख्तलिफ जानवरों के थे बिखरे हुए थे और उनके दरमियान खुश्क पत्ते सरसरा रहे थे। माहौल काफी बेहानक था, लेकिन एक महमजू और शिकारी के लिए ऐसा ही माहौल दिलकश होता है। सिकंदर ने पुरमसरत निगाहों से चारों तरफ देखते हुए कहा, भरतचंद्र जी, इलाका बहुत उम्दा है, जरा इस तरफ देखिए। उसने इशारा किया और सिकंदर के इशारे पर भरतचंद्र ने उस तरफ देखा। मकड़ियों की एक लंबी कितार एक सिमत चली जा रही थी, लेकिन ये मकड़ियां इंतहाई हैरतनाक थीं। उनकी लंबाई चौड़ाई 3-3 इंच से कम नहीं होगी और उनकी पुश्त पर सब्ज और भूरा निशान नजर आ रहा था। हो सकता है ये आदमखोर मकड़ियां हों, हालांकि इस इलाके में कभी आदमखोर मकड़ियों के बारे में नहीं सुना गया था। होशियार हो जाना पड़ा। यकीनी तौर पर वो इंसानी बदन थे, चमकदार दिन की रोशनी में साफ नजर आ रहे थे। घोड़ों ने लंबी लंबी जरकदें भरी और वो उन इंसानों के करीब पहुंच गए। सिकंदर घोड़े से कूद गया। 2 अफराद थे, अजीब से लिबास में मलबूस, अजीब से चेहरों के मालक। उनके चेहरे पर नोकीली और ऊपर को उठी हुई मूंछें थी, कलमी ठोड़ियों तक आ रही थी। बाल लंबे लंबे थे, बदन कवी हैकल थे और उनकी लाशें ज्यादा पुरानी नहीं मालूम हो रही थी। ये अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं। उनके जिस्म खून से आलूद जरूर थे, लेकिन उधड़े हुए नहीं थे। सिकंदर ने गौर से देखा तो उसे उन दोनों के जिस्मों पर गोलियों के निशानात नजर आए। कई गोलियां उनके जिस्म में लगी हुई थी वो इन्हीं गोलियों से हलाक हुए थे। सिकंदर ने मुतहरियाना अंदाज में भरतचंद्र की तरफ देखा और इस वक्त सरातू की आवाज निकली, शरधानिये हैं, शरधानिये। राव सिकंदर ने सवालिया निगाहों से सरातू की तरफ देखा और वो कहने लगा, दरियाई लुटेरे दरियाई लुटेरे, इनका यही हुलिया होता है। ओह, लेकिन इनके जिस्मों में गोलियों के निशानात। अचानक ही भरतचंद्र बोल उठा, अगर ये दरियाई लुटेरे हैं सिकंदर, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि ये गारसा और उसके साथियों की गोलियों का शिकार हुए। मुमकिन है रात के मुआरके में जख्मी हो गए हों और किसी न किसी तरह भागकर यहाँ आ गए हों और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह ये मसला हल हो सकता है कि रात को गारसा और उसके साथी किन लोगों से उलझे थे। माई गॉड, इसका मकसद है कि इन दरियाई लुटेरों ने गारसा की पार्टी पर हमला किया था। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है भरतचंद्र, क्या हम लोग, मेरा मतलब है कैंप वाले, महफूज हैं? महफूज तो नहीं कहा जा सकता सिकंदर, लेकिन इस बात के अमकानात नहीं हैं कि दिन की रोशनी में ये हम पर हमला आवर हों। फिर भी मुहतात रहना जरूरी होगा। ये सिर्फ 2 बहरी लुटेरे हैं जो हलाक हुए हैं और हो सकता है ये दोबारा उस सिमत का रुख करें
جب ان کا مقصد لوٹ مار ہے تو اس کے لیے کوئی فرق تو نہیں ہوگا، ان کی نگاہوں میں جہاں بھی لوٹ مار کر سکیں۔ ہاں کم از کم اس طرح ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد سکندر کسی طرح مزمل ہو گیا۔ شکار کا وہ ولولہ اور جوش جو وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل میں تھا کسی قدر سست پڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں کے تحفظ کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا اور شاید وہ وہیں سے لوٹ جانے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ایک سامبر ہنگارتا ہوا اس کے نشانے پر آ گیا، اور سکندر نے بھاگتے کی قسمت ہی تھی کہ بھوت کی لنگوٹی ہی مناسب سمجھی۔ سامبر کو اسی نے شکار کر لیا اور یہ کام نہایت آسانی سے ہو گیا۔ گولی چلنے کے آواز نے پرندوں کو درختوں سے اڑا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے ہلچل پیدا ہوئی۔ گیدڑوں کا کوئی گول جو آس پاس ہی چھپا ہوا تھا چیختا چلاتا وہاں سے دوڑ پڑا۔ اس صورتحال اس وقت بڑا ذرا پریشان کن ہو گئی، کیونکہ ان آوازوں پر گلدار یا آس پاس موجود کوئی اور درندہ اس طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ واپسی کا سفر انتہائی محتاط طور پر کیا گیا۔ ایک قدم پھونک کر رکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان آ گئے۔ یہاں کے حالات پرسکون تھے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سب نے خوش دلی سے سکندر کے شکار کا استقبال کیا اور سب ہی حسب توفیق اس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تازہ گوشت کا شوق سبھی کو تھا، چنانچہ کہکے اڑنے لگے۔ ہلینا اس دوران قندیل کے ساتھ اس کی چھولداری ہی میں تھی اور قندیل بڑی محبت اور دلچسپی سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ شکار کے گوشت کو مزے سے اڑاتے ہوئے سکندر نے ان لوگوں کو اپنا اس شکار کے بارے میں تفصیل بتائی، گلدار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد شردھانیوں کی لاشوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سبھی چونک پڑے۔ اگر تم اتنی دیر کے بعد ان کا تذکرہ کر رہے ہو، راردیو نے کہا، جلدی بھی کر دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کافی اہم بات ہے۔ کیا اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ دریائی لٹیرے دوبارہ اس طرف کا رخ کریں اور ہمیں بھی ایڈمنڈ کے گروہ کی طرح ان کا مقابلہ کرنا پڑے؟ اگر ایسا ہو جائے راردیو تو کیا کرو گے؟ سکندر نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کیوں نہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے اور ہم ان علاقوں سے دور چلے جائیں۔ نوشر وہ اس علاقے میں دور تک جاتے ہیں، زیادہ دور تک وہ شبیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ آسانی سے شکاریوں کو لوٹ لیں گے۔ ان شے دور دور تک راستہ محفوظ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہوں گے، سراتو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور سبھی مسکرا پڑے۔ تب سکندر بولا، بیکار ہے راردیو، جنگل کی زندگی ہمارے لیے تو اجنبی نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر مصیبتیں کس طرح ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بیکار ہے، اپنی پسند کا وقت گزارو۔ یہ جگہ ہم نے قیام کے لیے منتخب کی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہی وقت گزاریں گے اور اس کے بعد آگے کی صعوبتوں کا جائزہ لیں گے، اور اگر کوئی مصیبت آنی ہے تو اسے نہ یہاں روکا جا سکتا ہے نہ یہاں سے آگے۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں راردیو جی، ہمیں کہیں اور کسی بھی جگہ کسی بھی حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خود پر خوف مسلط کر کے مہم جوئی جو کچھ بہتر نہیں تھی، غزال نے کہا، اور راردیو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سوری سر، میں نے واقعی غلط بات کہی تھی۔ اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا اور پھر اگلے دن راردیو سکندر سے اچھا شکاری ثابت ہوا اور وہ 8 بہترین اور تنوماند ہرن لے کر آیا۔ اس کے بعد ہرن کے لیے کام ہونے لگا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے راج کے کان میں سرگوشی کی، راردیو، گوشت خوری کی بری عادت میں نے تمہیں ڈال دی، لیکن بھرت چندر کیا سوچتا ہوگا کہ اس کا ایک ہم مذہب کس طرح جانوروں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھلے آدمی، تم نے بھرت چندر کو گوشت چباتے ہوئے نہیں دیکھا، سامبر کی ران ادھیڑ کر رکھ دی تھی اس نے۔ ارے ہاں، وہ بھی تو گوشت خور ہے، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے راؤ، یہ علاقہ ابھی تک تو کافی پرسکون ثابت ہوا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی مشکل ہی نہ پیش آئے، سکندر نے جواب دیا۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، مشکلات سے تو ہم جس طرح گزرے ہیں اس کا تمہیں اندازہ بھی ہے۔ بس میں ذرا ان
2 ख़वातीन से उलझा हुआ हूँ। पहले एक मसला था, अब 2 हो गई हैं। हाँ राज, और एक हैरत अंगेज बात तुमने महसूस की होगी। क्या? हलीना बेहतरी की जानब माइल है, गोया गोलियों ने उसे कोई ऐसी जगह तलाश कर ली है जहां वो महफूज हो गई हैं, और हो सकता है कि उनसे नुकसानात ना पहुंचे। इस बात के अमकानात हैं। कर्नल से मेरी इस मौजू पर ज़रा तफसीली बातचीत हुई थी। कर्नल ने कहा था कि बाद औकात गोलियां अपने लिए कोई ऐसी जगह बना लेती हैं जहां से इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचता। कर्नल ने मुझे कई फौजियों के वाक़यात सुनाए जिनके जिस्मों में कई गोलियां आज तक मौजूद हैं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हैं। लेकिन उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये दुरुस्त हो ही गई तो हम क्या करेंगे। ये उस पर ही मुनअसर है कि हमने नेक नीयती से उसे अपने दरमियान जगह दी है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो ठीक हो जाए और अपने साथियों के दरमियान जाना चाहे तो हम उसे किसी भी ऐसी जगह जहां इस बात के अमकानात होंगे कि एडमंड ज़्यादा दूर नहीं है, उसे एडमंड के हवाले कर देंगे। और अगर वो ये ना चाहे तो फिर जाहिर है इंसान की हैसियत से उसे अपने साथ रखना ही पड़ेगा, और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो उसे उसकी पसंद की जगह भेज देंगे। बाद औकात मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए किसी खतरे का बाइस ना बन जाए। किस तरह? वो बहरहाल हमारे दुश्मनों से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, मैंने भी ये सोचा था, लेकिन बहरहाल उसे कोई नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन नहीं है। हलीना को तीसरे दिन बुखार हो गया। इतना तेज था कि वह झुलस कर रह गई। सबको तशवीश हुई, लेकिन सरातू को मालूम हुआ तो वो उल्टी बात करने लगा। शराब ये ठीक हो गई। कैसे सरातू? शर मेरा शोशरंड वंडरफुल। जड़ी बूटियों का माहर शरगोंती को जंगली रीछ ने जख्मी कर दिया था। उसका आंतें टोकरी में रख कर लाया था। मेरा शोशराश का इलाज किया। गोंती की हालत खराब होता गया। मेरा शुशर बोला कि अगर इसका बुखार हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। सब लोग इसका मजाक उड़ाया। गोंती का कलर ब्लैक हो गया, बट उसके बाद वो ठीक हो गया। शुशर बोला उसका दवा रीछ के पंजों का जहर फिश हो गया और अपना काम किया। ऐसे ही ये होता है शर। हो सकता है सरातू तुम्हारी बात ही दुरुस्त हो, राव ने कहा, और सरातू की बात दुरुस्त निकली। हलीना लोहे की तरह तपती रही। पूरे 20 घंटे उसकी कैफियत खराब रही। फिर उसका बुखार खुद ब खुद उतर गया और वो नीम गशी के आलम में पड़ी रही। मजीद 6 घंटों के बाद वो बेहतर हालत में आ गई। इस वक्त भी कंदील उसके पास थी। तुम लोग फरिश्ता हो क्या? उसने कहा। क्या मतलब? कंदील बोली। मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, बल्कि मैं तो तुम्हारे दुश्मनों के ग्रोह की एक फर्द हूँ, और तुमने मुझ पर जो सिर्फ तवज्जो सिर्फ की है वो तो बहरहाल तुम इंसान हो। कंदील ने जवाब दिया। उसी वक्त गजाल अंदर दाखिल हो गया। गजाल, हलीना तुम्हारे बारे में कुछ कह रही है। मेरे बारे में? हाँ, इसका ख्याल है कि तुम फरिश्ते हो जो दुश्मनों के साथ अभी अच्छा सलूक करते हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वैसे अब क्या हाल है हलीना का? ये खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही है। मेरे ख्याल में मजीद 1-2 रोज में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गजाल ने कहा। हलीना पुरख्याल ने नजरों से गजाल को देख रही थी, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ना कहा। हाँ, रात जब सब लोग खाने पीने से फरागत हासिल करके कुछ गपियां कर रहे थे, वो खुद ही छोलदारी से बाहर निकल आई। सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे और फिर उसे अपने दरमियान जगह दी। मैं ठीक हो गई हूँ, हलीना ने कहा। हाँ, और तुम्हें नई जिंदगी की हम मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए ये सब क्यों किया, ये जानकर भी कि मैं आपके दुश्मनों की साथी हूँ। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हलीना। एडमंड बेवकूफ़ था कि उसने ये हरकत की। वो सब कुछ चोरी के मुजरमाना अंदाज में हासिल किया। हम उसे वैसे भी दे सकते थे, बशर्ते कि वो कुछ इजहार करता, वो खजाना हासिल करता और हम सिर्फ तहकीक करते। खजाने हमारे लिए बहुत हैं और हम में से कोई किसी खजाने के लिए मुस्तरिब नहीं है। हाँ, मैंने ये महसूस किया है और वो उसका नतीजा भुगत रहा है। कैसे? उसका ग्रोह 27 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें 14 अफराद उसकी क़ियादत मुस्तरद कर चुके हैं। जंगल की सऊबतों से घबरा कर वो वापस जाना चाहते हैं।
एडमंड ने उसके हथियार छीन लिए हैं और उसे उनकी निगरानी करनी पड़ती है। गोया आपस में फूट पड़ गई है। जबरदस्त। लोइस को अगर हथियार मिल गए तो वो उनके लिए मौत भी साबित होगा। लोइस कौन है? यूरोप का एक जराइम पेशा, लेकिन अब वो खजाना नहीं चाहता। दूसरा गिरोह उसी का है। उसके गिरोह का एक आदमी शेर का शिकार हो गया था, जिसके बाद वो सब बददिल हो गए। मगर एडमंड ने उन्हें वापस जाने की इजाजत नहीं दी और चालाकी से उन्हें कैद कर लिया। अब वो कैदियों की हैसियत रखते हैं। गोया जबरदस्ती की जा रही है उनके साथ। हाँ, लेकिन लोइस कुछ करके रहेगा। एडमंड का पूरा गिरोह अजीब नफसा नफसी का शिकार हो गया है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। मुझे यकीन है कि उनकी ये मुहिम जान खोने के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखती। हलीना, एडमंड के साथ एक इंसानी लाश थी, एक औरत की लाश। उसे उसने किस तरह महफूज किया है? सिकंदर ने पूछा। यकीनन तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। लाश अब उसके पास कहाँ है? क्या मतलब? वो एक अजीब कहानी के साथ गायब हो गई। मैं उसे कहानी इसलिए कह रही हूँ कि मैं पुरस्कार वाक़े की ऐनी गवाह नहीं हूँ, हलीना ने कहा, और सब सनसी ये निगाहों से उसे देखने लगे। ये अनोखा इंकशाफ बेहद अनोखा था। सब की नजरें हलीना पर जमी हुई थीं। वो उस कहानी को जानना चाहते थे। हलीना चंद लम्हात कुछ सोचती रही, फिर उसने कहा, लाश एक ताबूत में थी और एडमंड दिन रात उसके साथ ही रहता था। उसका मददगार प्रोफेसर हशमत बे है। ये तुर्की का बाशिंदा है जो कदीम जुबानों पर अबूर रखता है और ख़ास तौर से मिस्रियात का माहिर है। दोनों आपस में लाश के बारे में गुफ्तगू करते रहते थे। उनका ख्याल था कि लाश जाग रही है। जाग रही है, राजदेव बे इख्तियार बोल उठा। उसे वो लम्हात याद आ गए जब उसने लाश में कुछ तब्दीलियां देखी थीं। हाँ, ये उन्हीं के अल्फाज थे। वो ऐसा महसूस कर रहे थे। बहरहाल ये बात उन्होंने आम नहीं की, इसलिए कि दूसरे खौफजदा ना हो जाएं। मैंने इत्तफाक से उनकी बातें सुन ली और वो सिर्फ माइलर को उनके बारे में बताया था। माइलर कौन है? एक खुदगर्ज इंसान जिसने मुझे ख्वाब दिखाए थे और मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ आ गई। वो एडमंड गारसा का रिश्तेदार भी है। बेहतरीन निशानाबाज होने की वजह से गारसा ने उसे अपने साथ लिया। वही लाश का निगरान था। बात लाश की हो रही थी, कर्नल फेरोज ने याद दिलाया। हाँ, एक तारीख रात में अचानक हंगामा हो गया। बात में मुझे वो हैरतनाक दास्तान सुनने को मिली। प्रोफेसर हशमत बे और गारसा लाश के ताबूत के पास मौजूद थे, लेकिन हम खौफजदा हो गए थे। दफतन उन्हें ताबूत के पास कुछ आहटें महसूस हुई। तब उन्होंने दो बूढ़े आदमियों को देखा जो नाबीना थे। उन्होंने ताबूत का ढक्कन खोला था। टार्चों की तेज रोशनी में उन्होंने बूढ़ों को देखकर ललकारा और बूढ़ों को अंधों की तरह एक दूसरे को टटोलने लगे। लेकिन फिर गारसा और हशमत बे की गगी बंद हो गई, क्योंकि इत्मीनान से लाश को ताबूत में बैठे हुए देखा। फिर वो सहारा लेकर ताबूत से बाहर निकल आई और दोनों बूढ़े मेरी तरह भाग उठे। लाश के मुंह से कुछ अल्फाज भी निकले थे। उसके बाद लाश आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जंगल की तारीकियों में गुम हो गई। वो सब पत्थर के बन गए। फिर उन्हें होश आया तो वो बदहवासी के आलम में जंगल में भाग दौड़ करने लगे, लेकिन ना तो उन्हें लाश मिली और ना ही दोनों बूढ़ों के बारे में उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो कौन थे। सिकंदर ने कहा, क्या वो नाबीना बूढ़े एडमंड के साथी नहीं थे? कतई नहीं। बाद में एडमंड ने ख्याल जाहिर किया कि वो आपकी पार्टी के लोग हो सकते हैं, हलीना ने बताया। लाश के गले में एक सुनहरी सांप था और एक चमड़े की दस्तावीज, और एडमंड के कब्जे में हैं। नहीं, वो लाश के साथ चली गई। ओह, तब फिर एडमंड रास्तों का इंतखाब कैसे करेगा? दस्तावेजात की मदद से प्रोफेसर हशमत बे और एडमंड गारसा ने एक अलग नक्शा तैयार कर लिया है। वही उनका मुआवन है। तुम्हारा क्या ख्याल है हेलिना? इस हमले के बाद उन पर क्या रद्द अमल होगा? मैं क्या कह सकती हूँ? बस एक बात हो सकती है कि उस गिरोह में हर शख्स खुद गर्द है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कोई किसी से मुखलस नहीं है। अपने गिरोह के साथ खजाने के चक्कर में वो आ गया है, लेकिन वो जंगल की जिंदगी से नावाकिफ हैं।
पेश आने वाले पे दर पे वाकयात से घबरा गए हैं। वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन एडमंड गार्सा मजबूर कर रहा है। यहाँ तक कि गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और एडमंड ने तमाम हथियार अपने कब्जे में कर लिए ताकि लोइस कोई कार्रवाई ना कर सके। लोइस भी खार खाए हुए है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। मुमकिन है कि खून ज़ेर तसादुम। उन्हें कम अज कम तमाम सूरत हाल मालूम हो गई थी। कर्नल ने किसी ख्याल के तहत एक और सवाल किया, अलीना, तुम्हारा कहना है कि उनकी तादाद 27 के करीब है? हाँ, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, उनके पास 2 जीपें हैं। हाँ, जीपों का सफ़र उनके लिए मुसीबत बन गया है। अव्वल तो ये कि दोनों जीपें पुराने मॉडल की हैं और उनमें अक्सर खराबियाँ होती रहती हैं। वो तो लोइस के साथियों में 2 अच्छे मैकेनिक भी हैं जो काम चला रहे हैं। दोम ये कि पुरानी होने की वजह से वो जीपें ज़बरदस्त पेट्रोल खर्च कर रही हैं और पेट्रोल का इतना ज़ख़ीरा उनके पास नहीं है। उन्होंने जीपों में ट्रालियां लगवा ली हैं जिनमें खाने पीने का सामान और पेट्रोल भरा होता है। पेट्रोल का 1 टन लीक कर गया, जिसकी वजह से साथ रखा हुआ खाने पीने का बहुत सा सामान खराब हो गया। और फिर 2 जीपों पर जब 13-13 और 14-14 अफराद लद जाते हैं तो उनकी रफ्तार भी बेहतर नहीं होती और उनमें खराबियां पैदा होती रहती हैं। एडमंड इस बात पर सख्त अफसुर्दा है कि उसने घोड़ों की बजाय जीपों का इस्तेमाल क्यों किया। बहरतौर सख्त परेशानी का शिकार हैं। वो लोग जहां खुले और सपाट मैदान नजर आते हैं वहां जीपों के इंजन बंद कर दिए जाते हैं और फिर लोग उन्हें धकेल कर आगे बढ़ाते हैं ताकि नामहमवार रास्तों पर या ऐसी जगह जहां से अपनी बर्क रफ्तारी से निकल जाना हो, जीपें कार आमद साबित हो सकें। आप लोग यकीन कीजिए, एडमंड गार्सा ने अभी बहुत बड़ा फासला नहीं तय किया, लेकिन अब तक के सफ़र ही ने उसे नढाल कर दिया है। मैं अक्सर माइलर से कहती थी कि वो किस अजाब में गिरफ्तार हो गया है, लेकिन माइलर की आंखों में भी खजाने की चमक है। वो एक सुनहरे मुस्तकबल के लिए सब कुछ फरामोश कर चुका है, कमीना कहीं का। हलीना चंद लम्हात अजुर्दा रही, फिर उसने कहा, आप लोग मेरी वजह से किस कदर परेशान हो रहे हैं। काश इसका मौका ना आता। मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, क्या होगा मेरा। देखो हलीना, हम लोग खुद भी इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते कि जिस तरह हमारे साथ दूसरे लोग मौजूद हैं, इस तरह तुम भी अपना सफ़र जारी रखो। अगर हम इस महम से जिंदा वापस लौट सके तो जहां तुम चाहोगी तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारी हालत तो अब काफ़ी बेहतर है, यकीनन तुम बिल्कुल ठीक भी हो जाओगी। इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जा सकता। राजदेव ने साफ लहजे में कहा, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है, वरना मेरा ताल्लुक जिन लोगों से है उन्हें सामने रखते हुए ये मुश्किल था कि आप मेरे लिए ये सब कुछ करते। हलीना की इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर भरतचंद्र ही पूछ बैठा, तुमने कहा था, बल्कि शायद हमें दूसरे जराए से भी मालूम हुआ था कि एडमंड के गिरोह में 2 खिवातीन हैं। दूसरी कौन है? प्रोफेसर हशमत की बेटी शमाइल, हलीना ने जवाब दिया। बहरतौर ये कोई ऐसा मसला नहीं था जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जाती। यहाँ कई दिन क़याम हो चुका था और अब तकरीबन तमाम ही लोग खूब अच्छी तरह सस्ता चुके थे। वैसे भी ये जगह इतनी दिलकश नहीं थी कि यहाँ ज़्यादा क़याम करने को जी चाहे। चुनाचा तय किया गया कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए और उसके लिए तैयारियाँ होने लगीं। उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू होती रहती थी। फिर रात हो गई और उन्होंने दूसरा पड़ाव किया। माहौल बेहद भयानक था। ताहदे निकाह चट्टानें नजर आ रही थीं। बाज़ जगह तो उन चट्टानों में तहरीक नजर आने लगती, लेकिन बगौर देखने से महसूस होता था कि नजरी धोखा है। लेकिन वो रोशनी नजरी धोखा नहीं थी। ये अजीब रोशनी ना जाने कहाँ से उबर रही थी। बस यूं लगता था जैसे जमीन से उबल रही हो। भरतचंद्र ने उसे सबसे पहले देखा। बहुत ही मध्यम रोशनी थी। राजदेव, ये क्या है? रोशनी, राजदेव बगौर उसे देखते हुए बोला। हाँ, मगर ये जमीन से निकलती महसूस हो रही है। ऐसा ही लग रहा है। मेरा ख्याल है नज़रअंदाज करो। क्या मतलब? तमाम मामलात जानने के लिए नहीं होते। और फिर ये जंगल है। भरतचंद्र ने किसी कदर कपकपाते लहजे में कहा और राजदेव हंस पड़ा।
तुम्हारा मतलब है कोई सहर, कोई जादू? नहीं राज, हर कोई चीज इस तरह नहीं उड़ाते। माफ करना भरतचंद्र, जानी पहचानी चीजें तो हमारे शहरों, हमारी बस्तियों में सब ही जगह होती हैं। उन्हें अजनबी कहानियों के लिए तो जंगल और सहराओं का रुख किया जाता है। आओ भरतचंद्र देखें इस रोशनी का राज क्या है। भरतचंद्र ने गहरी गहरी चंद सांसें ली और मुस्कुराता हुआ बोला, ये तो उल्टी आंतें गले पड़ गईं। बहरहाल चलो। दोनों घोड़े पर सवार हुए और सुस्त रवि से रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग मुसलसल हलीना में उलझे हुए थे। खुद उनके जहन में भी इस वाक़े से काफी मुतासर हो चुके थे। वो रोशनी पर निगाहें जमाए आगे बढ़ते रहे। अभी तक ये बात समझ में नहीं आ सकी कि रोशनी कहाँ से आ रही है। रफ्ता रफ्ता वो उसके करीब पहुंचते गए, क्योंकि दरख्तों का इलाका नहीं था और इतराफ का अच्छी तरह जायजा लिया जा चुका था। चुनाचा दरिंदों वगैरह का कोई खतरा नहीं था। थोड़ी देर के बाद बल आखिर वो उस जगह पहुंच गए जो रोशनी का मरकज थी, और फिर राजदेव के हलक से हंसी निकल गई, क्योंकि रोशनी का राज उनके सामने आ गया था। यहाँ जिस जगह वो पहुंचे थे वो मैदानी इलाका तकरीबन खत्म हो जाता था और यहाँ से ढलान शुरू हो जाते हैं। ढलान में एक बस्ती नजर आ रही थी और उस बस्ती में मौजूद घर रोशन थे। चौंका बस्ती ढलान में थी और इसके मकानात वहां से नजर नहीं आ सके थे, लेकिन रोशनी बुलंद हो रही थी। ये था उस रोशनी का राज। बस तकरीबन 60-70 मकानात पर मुश्तमिल थी और ये मकानात अच्छे खासे नजर आ रहे थे। यानी ये मकानी आबादी के असरत ज़दा झोंपड़े नहीं महसूस होते थे। वो लोग किनारे पर खड़े उस आबादी को देखते रहे। तभी भरतचंद्र ने राजदेव को मुखातब करते हुए कहा, Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly